नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएपीएफ न्यूज़ के ऊपर। बहुत दिनों बाद में वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। कई कारण हो गए थे। चलो कोई नहीं, अब वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेंगे। कई सारी अपडेट्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। साथियों, कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने एक पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देशवासी बहुत खुश हुए एकाएक कि वाह, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही यूपीएस लागू कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लिया है मोदी सरकार ने। लेकिन जब इसकी गजट का भी चलो वेट किया जा रहा है, लेकिन इसकी जब मीडिया मीटिंग्स हुई थी तो मीडिया कर्मचारियों ने पूछा तो इसके तथ्य सामने आए और फिर वापस इसका भी विरोध होने लग गया देशवासियों के अंदर। सभी कर्मचारी करने लग गए, सीएपीएफ कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम जानते हैं आज के इस वीडियो में कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, जबकि सरकार तो इसको बहुत ही डंके की चोट के ऊपर लेके आई थी कि ओपीएस एनपीएस से भी बेहतरीन है ये चीज। तो हम आज इन तीनों को ही डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या इनके अंदर कमियां हैं और क्या इनमें अच्छाइयां हैं। सबसे पहले हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो नई लेटेस्ट अभी 2024 के अंदर सरकार ने लॉन्च की है। देखिए, तीनों ही वैसे तो ये पेंशन प्लान्स है, ठीक है, एनपीएस भी पेंशन प्लान्स है। और उसके बाद में कि इनमें पेंशन के साथ में डीएडीआर दिया जाता है। हाँ, ओपीएस के अंदर डीएडीआर दिया जाता था, एनपीएस के अंदर डीएडीआर नहीं दिया जाता था। यूपीएस के अंदर फिर इन्होंने मांग स्वीकार की है कि जब एनपीएस को हटाने की मांग करते थे, यूपीएस के अंदर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीएडीआर इन्होंने एड ऑन करके पेंशन देने का वादा कर लिया है। ठीक है भैया, यहाँ तक अच्छी बात है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भाई, हमारे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों का, ये भी बहुत बड़ा था कि हमें सिक्योर अमाउंट देने का वादा कीजिए कम से कम। ओपीएस के अंदर सिक्योरिटी थी, एनपीएस के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और यूपीएस के अंदर इन्होंने वादा किया कि हाँ, हम सिक्योरिटी दे देंगे। मतलब इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है ओपीएस के तहत। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, दिक्कत और कमी कहाँ आ गई यूपीएस के अंदर, वो हम बात करते हैं। अब इसके बाद में कि ठीक है, पेंशन मिलेगी तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो लिया जाता था कि नहीं पहले। तो हम मैं बता दूं, जो ओपीएस से रिलेटेड नॉलेज नहीं रखते हैं, कि ओपीएस के अंदर कोई ही कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था। सीधा आप रिटायरमेंट हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, आपको पेंशन चालू कर दी जाती थी। एनपीएस के अंदर, जी हाँ, एनपीएस के अंदर तो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। 10% पर मंथ आपकी सैलरी का डिडक्ट होता है। और एनपीएस अकाउंट के तहत गवर्नमेंट आपके पैसे को, लमसम पैसे को एक दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है। साथ में आपके 10% के अलावा गवर्नमेंट स्वयं का 14% भी उस अकाउंट में एड ऑन करके कंट्रीब्यूट करती है शेयर मार्केट वगैरह के अंदर। यूपीएस के अंदर इन्होंने कहा है ठीक है, कर्मचारियों का 10% पैसा तो डिडक्ट होगा और मार्केट में लगेगा, लेकिन साथ में 14% से हम इंक्रीज करके 18.5% हम अब कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी टोटल एक महीने की सैलरी का लगभग 28.5% अब कर्मचारी का मार्केट के अंदर लगेगा। ठीक है, अब बताते हैं कि इतना पैसा लग रहा है, एनपीएस में भी लगता था, यूपीएस के अंदर लग रखा है। अब तो पेंशन स्टार्ट होगी तो उसके अंदर क्या सीन है, दिक्कत है। अब तो साथियों, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस होती थी। जब कब ले सकता है इंसान, तो ओपीएस के अंदर 20 साल से ले सकते थे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में थोड़ी कम है, क्योंकि उनमें यंग फोर्स चाहिए, न्यूक्लियर एज के फोर्सेस ही चाहिए, बंदे ही चाहिए, इसलिए थोड़ा 15-16 साल में भी रिटायरमेंट दे देते हैं। लेकिन अदर और जो केंद्रीय कर्मचारी होते थे, उनको 20 साल के बाद में सेवानिवृत्ति मिल जाती थी। अच्छा, एनपीएस के अंदर भी इनकी यही एज क्राइटेरिया था कि 20 साल के बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और उसी के बाद में आपके पेंशन जो चालू होने वाली है, जिस तमाम प्रकार की जितनी आपको सुविधाएं मिलने वाली है, वो मिलने देते। लेकिन यूपीएस के अंदर इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं साहब, 25 साल तो आपको नौकरी एटलीस्ट करनी पड़ेगी, और उसी के बाद में आप यूपीएस के लिए दावेदार होंगे। ठीक है, 5 साल बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब पेंशन दी कितनी जाएगी, इसके ऊपर बहुत दिक्कत हो गई। इसके अंदर आपको पता है कि ओपीएस में लास्ट पे का 50%, यानी लास्ट पे का 50%, यानी 1/2 प्लस डीएडीआर मिलता था। डीएडीआर, ठीक है। एनपीएस के अंदर क्या होता था कि आपने 20 साल सेवाएं दे दी, आपका ये 14 और 10 और 14% से जितना कंट्रीब्यूशन हो गया है टोटल, उसका 40 और 60% के हिसाब से पेंशन दी जाती। 60% एम्प्लॉय को दे दिया जाता था जब पेंशन जाता था, और 40% गवर्नमेंट स्वयं रखती थी। ठीक है, इस जो गवर्नमेंट 40% आपके लमसम का रखती थी, उसकी पेंशन बना के कर्मचारी को पर मंथ दे दिया जाता था। और पेंशन शुरू भी नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाती थी जब पेंशन जाते हैं। इसके अंदर कहा है कि ना ना ना, ये कोई जिक्र नहीं है कि आपका ये 10 और 18.5% गया, ये गया। और ये पेंशन स्टार्ट कब उससे होगी, ये पेंशन स्टार्ट होगी, स्टार्ट डेट है इसकी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जब आप पे ओपीएस के थ्रू पेंशन गए,
तो आपकी अगले महीने से ही हो जाती थी। एनपीएस के अंदर भी नेक्स्ट मंथ से जितना मार्केट के आधार के उस पर गवर्नमेंट पेंशन बना के देगी, वो नेक्स्ट मंथ से देने लगने का ये वादा है। लेकिन यूपीएस के अंदर ये कहा है कि आप पेंशन चले गए 25 साल सेवाएं देने के बाद में, लेकिन आपकी पेंशन होगी सुपरनेशन के बाद में, सुपर एन्वेशन के बाद में ही पेंशन स्टार्ट होने की ये बात था। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि 60 साल तक तो आदमी कर्मचारी काम करने के योग्य है, उसकी एक वर्किंग एज है तो वो काम करेगा, चाहे से यहाँ नहीं तो सेवानिवृत्त होकर कहीं दूसरी जगह, तो उसकी पेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो पेंशन की आवश्यकता ही नहीं है तो काम करना है तो जहां भी करे काम करे, लेकिन उसको पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद में ही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब इंसान कोई कर्मचारी है, मान लो 21 साल का भर्ती हो गया है और 25 साल सेवाएं देती, तो 46 साल बाद में 14-15 साल वो करेगा क्या? और उसका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 और 18.5% पर मंथ, पूरे साल पूरी जिंदगी भर 20-25 साल तक किया, उसका लमसम कुछ नहीं दिया। जब पेंशन जा रहा है आदमी, कम से कम एटलीस्ट एनपीएस के अंदर 60% तो लेके जाता था, इसके अंदर कुछ नहीं। सारे पूरे पैसे का पेंशन बनाएंगे, ये 28% पर मंथ कंट्रीब्यूट हो रहा है मार्केट के अंदर। 60 साल के बाद में कितने साल जी सकता है इंसान? 20-25-30 साल तक मैक्सिमम, 90 साल तक मैक्सिमम हम प्रयोग करें तो 90 साल तक आप लगभग कईयों का कंट्रीब्यूशन तो 70-80 लाख 1-1 करोड़ तक हो जाता है, यदि वो फंड्स चेंज कर करके अपना करवाते हैं। यदि आपको फंड्स चेंज करने नहीं आते हैं अपने, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एनपीएस के अंदर अपने फंड्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं बात इसी मुद्दे पे आती है कि जो 28.5% है वो गवर्नमेंट एक प्रकार से डकार गई है, उनका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। और देखते हैं आगे गजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके अंदर क्या वो लेके आते हैं इसके बारे में। लेकिन वरना तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से सीधा एम्बेजलमेंट है, ये तो गबन है पैसों का। और सुपर एन्युएशन के बाद में भी पेंशन दी जाएगी तो 28.5% दिया जाएगा, तब भी कोई पैसा आपको लमसम नहीं दिया जाएगा। वरना इंसान का ये फितरत रहती है कि आपने नौकरी की, उसके बाद में आप रिटायरमेंट लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मोटा अमाउंट लेके जाना होता है, क्यों? ताकि मकान बना सके, शादी कर सके, कोई भी और बिजनेस शुरू कर सके, बच्चों को एक इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी यूपीएस के अंदर कमी है, और इसी का विरोध करते हुए सीएपीएफ ने इसको मना किया है, और भी पूरे केंद्रीय कर्मचारियों ने इसको मना किया है कि इसके ऊपर वापस से संशोधन किया जाए, और मोदी सरकार ओपीएस के भांति ही इसमें थोड़े से रिजोल्यूशन चेंजेस वगैरह करके प्रस्तुत करे, तो ये एक अच्छा होगा स्टेप केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।